शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र में सीएम को चुने जाने के लिए हो रही कवायद को लेकर। फिलहाल अभी भी हम देख रहे हैं बैठकों का दौर जारी है, सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। हर पल कोई ना कोई नई खबर सामने आ रही है और अब सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नामों पर सहमति बन गई है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री का नाम तय कर लिया है, लेकिन इसकी घोषणा बीजेपी विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाने पर ही की जाएगी। सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि विधायक दल की बैठक में इसके लिए केंद्र की तरफ से निरीक्षक भी आ सकते हैं। वहीं मुंबई की बात करें तो यहां महायुति की एक और बैठक होगी जिसमें मंत्री पद को लेकर बातचीत की जाएगी। जानकारी ये मिल रही है कि एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री के साथ गृह विभाग और अर्बन डेवलपमेंट विभाग भी चाहते हैं और इस मामले को देखा जाए तो उप मुख्यमंत्री तय है, लेकिन अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय देने पर भी लगभग सहमति बनती हुई यहां पर दिखाई दे सकती है। वहीं अगर हम गृह विभाग की बात करें तो ये बीजेपी अपने पास रखना चाहती है और वहीं दूसरी तरफ अजित पवार को उप मुख्यमंत्री पद के साथ वित्त मंत्रालय और पुणे का पालक मंत्री पद भी चाहिए, जो मिलना लगभग तय हो चुका है। आपको बता दें 2 दिसंबर को शपथ ग्रहण हो सकता है। कल रात अमित शाह के घर हुई बैठक में एकनाथ शिंदे के साथ शंभूराज देसाई भी शामिल हुए थे। हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि अगले 2 दिन में पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। सर, जो कल दिल्ली में अहम मीटिंग हुई अमित शाह जी के साथ, क्या मीटिंग हुई, निकाल क्या हुआ, क्या रिजल्ट क्या है? ये महायुति के जो महाराष्ट्र के नेता है उनको डिस्कशन करने के लिए, चर्चा करने के लिए हम लोग दिल्ली में गए थे और महायुति के जो ज्येष्ठ नेता है, सीनियर लीडर है माननीय अमित शाह साहब, उनके सामने सभी महायुति के घटक पक्षों ने अपने अपनी बात रखी है और इसके ऊपर हमें ऐसा लगता है 1 या 2 दिन में महायुति के जो एनडीए के जो वरिष्ठ नेता है माननीय अमित शाह साहब या जेपी नड्डा साहब, उनकी तरफ से इसके ऊपर सॉल्यूशन जल्दी ही निकलेगा। सर, 1 हफ्ता होने को आया, क्या सीएम को लेकर डिसाइड हुआ कि कौन सी पार्टी का सीएम होगा? आप लोग की तरफ से कि फिर बीजेपी की तरफ से कौन चेहरा सामने आएगा? देखिए, अभी इतना दिन आप रुके हैं, 1 या 2 दिन की बात है, आज या कल की बात है, 2 दिन में इसके ऊपर फाइनल डिसीजन हो जाएगा। सर, पोर्टफोलियो को लेकर भी काफी ज्यादा रस्साकसी चल रही है। आप लोग बोले कि गृह मंत्रालय मिलना चाहिए, बीजेपी बोले कि गृह मंत्रालय हम नहीं देंगे, डिप्टी सीएम दे देंगे। इसको लेकर क्या सर खबरें हैं? नहीं, जो डिस्कशन हम लोग ने हमारे ज्येष्ठ नेता महायुति के माननीय अमित शाह साहब के साथ किया है और उनके तरफ से जब तक कोई फाइनल सॉल्यूशन इसके ऊपर नहीं आता है तब तक इसके आगे कोई बात करना हमें उचित नहीं लगता। ये प्रोटोकॉल के खिलाफ रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूं 1 या 2 दिन आपको रुकना चाहिए। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम पर अब तक सस्पेंस बरकरार है। इस बीच कांग्रेस नेता भाई जगताप ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र और देश के नेताओं को मुजरा करने वाला ठहरा दिया है। भाई जगताप ने कहा कि दिल्ली में 2 सुल्तान बैठे हैं और उनके सामने देश के सभी नेता जाते हैं और मुजरा करते हैं। नेता जितने भी हैं देश भर के, ये कुछ भी नहीं है। इन्हें मुजरा करना पड़ता है उधर जाके दिल्ली में, और दिल्ली में दो सुल्तान बैठे हैं वही सब निर्णय लेते हैं। ये 2014 से हम देखते हैं, ये यहाँ बहुत बड़ी भाषण करते हैं, बहुत बड़ी दलीलें देते हैं, लेकिन ये सारे मुजरा करने वाले हैं, वहाँ ये मुजरा करके आए हैं। चलिए अब बात करते हैं संबल मस्जिद विवाद मामले की। सुप्रीम कोर्ट ने संबल मस्जिद विवाद को लेकर स्थानीय सिविल जज की अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है। मस्जिद कमेटी को सिविल जज के ऑर्डर के खिलाफ हाईकोर्ट जाने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर की रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में रखने का भी आदेश जारी किया है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स के साथ अब जुड़ गए हैं असीम मनचंदा। तो असीम, जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? 19 नवंबर को संभल की अदालत ने शाही जामा मस्जिद के सर्वे के निर्देश दिए थे और एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति भी कर दी गई थी। एडवोकेट कमिश्नर ने अपने सर्वे की शुरुआत भी कर दी थी, लेकिन ये काम बहुत जल्दबाजी में हो रहा था, तो ऐसे में लोगों को उसके ऊपर शक हुआ, लोग वहां पर जमा होते गए और हिंसा फैल गई। इसको लेकर के जो जामा मस्जिद की कमेटी है उसने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और अदालत की कार्रवाई के ऊपर रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पूरे मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संभल के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखना बहुत
बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निचली अदालत है उसके फैसले के ऊपर रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई के ऊपर भी रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जामा मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट का रुख करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस पूरे मामले के अंदर संभल व्यवस्था बनाए रखने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन को निर्देश दिए हैं और एक पीस कमेटी का गठन करने के निर्देश भी दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एडवोकेट कमिश्नर है वो अपनी रिपोर्ट सौंप सकते हैं, लेकिन उनको अपनी रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे के अंदर सौंपनी पड़ेगी और इसके बाद हाईकोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। जब भी यह याचिका हाईकोर्ट में पहुंचेगी, हाईकोर्ट 3 दिन के अंदर इसकी सुनवाई करेगा और उसके बाद हाईकोर्ट अपना फैसला देगा और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई अब जनवरी के अंदर करेगा। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब खबर संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई। संसद के दोनों सदन आज फिर हंगामे की भेंट चढ़ गए। विपक्षी दल ने अदानी और संबल हिंसा मामले पर चर्चा की मांग को लेकर लगातार चौथे दिन भी हंगामा किया। इसकी वजह से आज भी संसद के दोनों सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। अब 2 दिसंबर यानी सोमवार को फिर से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र की शुरुआत 25 नवंबर को हुई थी और पिछले 4 दिन में सदन की कार्यवाही सिर्फ 40 मिनट ही चल पाई है। आज भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, जिस पर स्पीकर ओम बिरला की तरफ से कहा गया कि सहमति या असहमति लोकतंत्र की ताकत है। सदन सबका है, देश चाहता है कि संसद चले। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं बाजार के हाल पर। दिसंबर सीरीज के पहले दिन बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स की बात करें तो ये 759 पॉइंट चढ़कर 79,803 पर और निफ्टी 217 पॉइंट चढ़कर 24,131 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 26 शेयर्स में और निफ्टी के 50 में से 43 शेयर्स में तेजी दिखाई दी। फार्मा, इंफ्रा, एनर्जी शेयर्स में खरीदारी रही। वहीं ऑटो, मेटल इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए। साथ ही रियलिटी, पीएसयू बैंक शेयर्स में दबाव देखने को मिला। चलिए बाजार की नजर 1 दिसंबर को आने वाले ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर है। कैसी रह सकते हैं ऑटो नंबर्स, इस पर रिपोर्ट जारी की है नोमुरा ने और क्या कुछ इस रिपोर्ट में कहा गया है, बता रहे हैं यतिन मोहता। तो नंबर्स शायद नवंबर के मिक्स्ड रहने चाहिए, खास करके 4 व्हीलर्स थोड़ा स्लो लेन में चल रहे हैं। इसके 2 कारण है, एक तो बेस बड़ा है और दूसरा डिस्काउंटिंग और जो नए मॉडल लॉन्चेस हैं उसके कारण थोड़ा बहुत कंज्यूमर्स भी अपने डिसीजंस होल्ड कर रहे हैं। लेकिन 2 व्हीलर्स, कमर्शियल व्हीकल्स और ट्रैक्टर सेल्स में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। जहां तक कि रूरल सेंटीमेंट का सवाल है, ट्रैक्टर और 2 व्हीलर डिमांड वहां से काफ़ी अच्छी आने की उम्मीद है, क्योंकि शादी का सीज़न भी शुरू हो चुका है और फेस्टिव सीज़न भी अच्छी गई है। शुरू करते हैं कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स के साथ। अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, नंबर्स बिल्कुल फ्लैट रहने चाहिए। पिछले साल का बेस भी बड़ा है और इस साल एक्सपेक्टेशन ये है कि अशोक लेलैंड के नंबर्स लगभग 14,300 यूनिट्स के आसपास आएगा और लगभग जो बिक्री है आपकी टाटा मोटर्स की वो 73,000 यूनिट्स के आसपास रहेगी। मारुति पे नज़रें रखें, 9% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। लगभग 1,80,000 यूनिट के आसपास की बिक्री का अनुमान यहाँ देखने को मिल सकता है। hyundai के नंबर्स फ्लैट रहेंगे। एक्सपोर्ट्स मार्केट भी थोड़े बहुत फीके हैं इनके लिए, लेकिन जादू चलेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोटिव सेगमेंट का। 15% की ग्रोथ यहाँ और 10% की ग्रोथ महिंद्रा के ट्रैक्टर सेल्स में आती हुई आपको नज़र पड़ सकती है। और अब 2 व्हीलर्स पे रुक करते हैं, जहां आपको बजाज ऑटो के नंबर्स लगभग 6% ज़्यादा दिखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। आइशर मोटर्स भी लगभग 83,000 यूनिट्स की बिक्री का यहाँ अनुमान है। तो वो जो रन रेट है 70,000 से चेंज होकर अब 80-85,000 पर मंथ का रन रेट आपको दिखता हुआ नज़र पड़ रहा है रॉयल एनफील्ड के लिए। हीरो मोटोकॉर्प 5.25 लाख यूनिट्स, पिछले साल का बेस बढ़ा है तो वो बेस इफेक्ट के कारण नंबर आपको फ्लैट दिखेगा। लेकिन टीवीएस मोटर्स 9% की ग्रोथ यहाँ एक्सपेक्ट कीजिए। 4 लाख यूनिट्स यहाँ वो कंपनी बेचेगी और यहाँ आपको खास करके स्कूटर सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जल्द ही आप अपने एटीएम से प्रोविडेंट फंड का पैसा निकाल सकेंगे। सरकार प्रोविडेंट फंड से जुड़ी व्यवस्था में बड़े पैमाने पर बदलाव करने की तैयारी कर रही है। तो इसमें किस तरह से बदलाव किया जाएगा, पूरी डिटेल्स जानने के लिए सीधा जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ईपीएफओ जो नेक्स्ट फेज का रिफॉर्म करने जा रहा है, खासतौर पर अगर हम दर्शकों को बता रहे हैं कि एटीएम से भी प्रोविडेंट फंड का पैसा निकाला जा सकेगा, तो किस तरह से ये पूरी सुविधा सब्सक्राइबर्स को देने की तैयारी है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ईपीएफओ से पैसा निकालना बहुत ही कठिन काम होता था, बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती थी। तो इसमें एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है कि
अब आप एटीएम से पीएफ का, अपने प्रोविडेंट फंड का पैसा निकाल सकेंगे। एटीएम से निकाल सकेंगे इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी बैंक के किसी भी एटीएम से निकाल सकेंगे। दरअसल प्रोविडेंट फंड की ऑफिस की तरफ से आपको एक एटीएम कार्ड दिया जाएगा, उस एटीएम कार्ड से आप चुनिंदे एटीएम पे जाएंगे तो वहाँ पे आप निकाल सकेंगे। उनके लिए अलग अलग बैंकों से करार होगा और ये सुविधा अगले साल मई जून के आसपास मिलनी शुरू हो जाएगी। यानी 6 महीने की बात है, 6 महीने बाद आप प्रोविडेंट फंड का पैसा आसानी से निकाल सकते हैं, वो भी एटीएम से निकाल सकते हैं। दूसरा जो बड़ा रिफॉर्म किया जा रहा है वो है कि कर्मचारी के कंट्रीब्यूशन की सीमा जो 12% है उसे हटाई जा सकती है, उससे बढ़ाई जा सकती है। अभी क्या होता है कि 12% आप देते हैं, 12% एम्प्लॉयर देता है, तो आप चाहे जितना चाहे दे सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा रकम देंगे वो आपके पेंशन स्कीम में जाएगा जिसको ईपीएस कहते हैं। उस ईपीएस में जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेंगे आपको पेंशन उतना ज़्यादा मिलेगा। तो पेंशन के लिए ज़्यादा बचत करने की जो मानसिकता है उसको बढ़ावा देने के मकसद से ये किया जा सकता है। तीसरा कि ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन के लिए वेज सीलिंग की सीमा बढ़ाई जा सकती है, जो 15,000 रुपये उस सीमा को बढ़ाई जा सकती है। ये भी एक बड़ी राहत होगी ईपीएफओ मेंबर के लिए। तो ये 3 बड़े बदलाव करने की सरकार तैयारी कर रही है। जी, फिलहाल के लिए लक्ष्मण जी आपका शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ आगे भी बने रहें। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपके पास वापस लौटेंगे और बात करेंगे कि दूसरी तिमाही के जीडीपी नंबर्स जो फिलहाल आते हुए दिखाई दे रहे हैं अनुमान से काफी कम है। तो ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे लक्ष्मण जी से। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं दूसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़ों की। और इस मोर्चे पर जोरदार झटका लगा है। दूसरी तिमाही में जीडीपी के आंकड़े अनुमान से काफी कमजोर रहे हैं। ये 6.7% से घटकर 5.4% पर आ गए हैं। डिटेल्स के लिए लक्ष्मण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो लक्ष्मण जी, काफी कमजोर है या फिर ये कहा जाए कि खराब नंबर सामने आए हैं, अनुमान से काफी कमजोर रहा है जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा। क्या बड़ी वजह इसके पीछे मानी जा सकती है? देखिए, सबसे पहली बात बताऊं कि ये कमज़ोर नहीं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि अलग अलग जो भी पोल किए गए, अलग अलग जो भी रेटिंग एजेंसी की तरफ से, जो भी इंस्टीट्यूशन की तरफ से जो अनुमान दिए गए थे वो 6.5% तक के दिए गए थे। लेकिन ये 6.5% नहीं, उससे काफ़ी ज़्यादा 5.4% तक आ गया है, जो कि पहले Q1 में 6.7% था, उससे घटकर 6.5% तक तो आता तो माना जाता अनुमान के करीब है। लेकिन 5.4% अनुमान से काफ़ी ज़्यादा कम जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े आए हैं। ये अपने आप में बहुत ही निराशाजनक आंकड़े इसको कहे जा सकते हैं। जीवीए ग्रोथ की बात करें तो जीवीए भी 5.6% आया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कहते तो 7.7% के मुकाबले 5.6% आया है, जबकि पहले क्वार्टर में ये 6.8% हुआ करता था। हालांकि यहाँ पे एग्रीकल्चर ग्रोथ कहें तो एग्रीकल्चर ग्रोथ ठीक ठाक रहा है, 3.5% रहा है, जबकि ईयर ऑन ईयर ये 1.7% था। क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो Q1 में 2% था। लेकिन सबसे ज़्यादा झटका जो यहाँ पे लगा हुआ है माइनिंग सेक्टर को। माइनिंग सेक्टर में -0.1% का ग्रोथ देखने को मिला है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 11.1% था और पिछले क्वार्टर में यानी Q1 में 7.2% था। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिली, वो भी बहुत बड़ी गिरावट है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2.2%, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 2.2% का ग्रोथ देखने को मिला है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 14.3% का ग्रोथ देखने को मिला था और पिछले क्वार्टर में यानी Q1 में ये 7% का ग्रोथ देखने को मिला था। तो ये सारी वजह थी जिसकी वजह से पूरा जीडीपी ग्रोथ का जो यहाँ पे Q2 का है मामला वो काफ़ी नीचे आता दिख रहा है। और इसमें 2 सबसे बड़ी चुनौती अब यहाँ पर आएगी। जो 7.2% यानी 7.2% का जो जीडीपी ग्रोथ का अनुमान पूरे कारोबारी साल के रिजर्व बैंक ने जताया था, 7% ग्रोथ का अनुमान जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जताया था, अब शायद वो पाना काफ़ी ज़्यादा बड़ी चुनौतीपूर्ण होगा। और जो कंपनियों के नतीजों से जाहिर हो रहा था काफ़ी ज़्यादा डिमांड में कमी आ रही है, उससे अंदेशा था कि जीडीपी ग्रोथ के नंबर काफ़ी कम आएंगे, लेकिन इतने ज़्यादा कम आएंगे शायद किसी को अंदेशा नहीं था। तो ये जीडीपी के मोर्चे पे एक बड़ी निराशा की खबर। जी बिल्कुल, शुक्रिया लक्ष्मण जी विस्तार से जीडीपी नंबर्स पर चर्चा करने के लिए। तो इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।